बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी, आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी क्या होती है, कंपनी की बेसिकली फीचर्स क्या होते हैं कंपनी, और कंपनी किस तरीके से दूसरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के साथ डिस्टिंक्शन है। जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे सेशन is to define the accounting aspects mainly related to the company, लेकिन इसके अलावा हम जो लीगल मैटर्स हैं कुछ उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ये तमाम कॉन्सेप्ट एक अकाउंटिंग स्टूडेंट को, एक फ़ाइनेंस स्टूडेंट को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो ज़्यादातर आपका प्रैक्टिकल लाइफ में वास्ता पड़ेगा वो कॉरपोरेशन से पड़ेगा। और कॉरपोरेशन को पढ़ने के इसके स्ट्रक्चर के हवाले से नॉलेज जो है ये आपके लिए ना सिर्फ डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है, बल्कि आप अगर पर्सनली किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, या कोई और उसके साथ डीलिंग करना चाहते हैं, तो कॉरपोरेशंस के बारे में स्पेशल फीचर्स की जो नॉलेज है ये आपको बड़ी हेल्प आउट करेगी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी। तो कंपनी को पहले हम डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद उसके कुछ फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे दूसरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के साथ। कुछ फॉर्मेशन के हवाले से कंपनी फॉर्म कैसे होती है, कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स जो बनाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। फिर कॉरपोरेशंस के अंदर स्ट्रक्चर डेवलप होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हवाले से, वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक दो पॉइंट्स शेयर होल्डर्स के बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस। तो ये हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहेगा इस पूरे ब्रीफ से सेशन का। तो सबसे पहले जी हम कॉरपोरेशन को डिफ़ाइन करते हैं। तो कॉरपोरेशन कंपनी अकाउंट होता क्या है। तो कंपनी, अ कॉरपोरेशन इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है और लीगल पर्सन होता है। इट मीन्स कि ये इसकी एक सेपरेट पर्सनैलिटी होती है, और ये इसको हम नॉर्मली रेफ़र एंटिटी के तौर पे भी हम रेफ़र करते हैं। अक्सर आप जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंटिटी का वर्ड बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। तो एंटिटी का मतलब ये है कि एक सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट पर्सन की बात हो रही है जो लॉ ने क्रिएट किया है, ये लॉ ने क्रिएट किया है। और इसका जो मेन फीचर है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप अपने पास नोट भी करें, कि जो इसके ऑनरशिप होती है, ऑनरशिप इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। अभी मैं इसकी मैनेजमेंट की बात भी करूँगा, आगे जाके अभी एक स्लाइड हमारी आएगी जिसके अंदर हम मैनेजमेंट ऑफ कॉरपोरेशन की बात करेंगे और ओनरशिप कॉरपोरेशन की बात करेंगे। तो ये जो डिस्टिंक्शन है ये भी हम अभी बात करते हैं। तो इसकी जो मेन फीचर है कॉरपोरेशन का, जो बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से इसको अलग करते हैं, वो यही फीचर है कि ये अपने ऑनर्स के साथ अलग है, यानी इसके ऑनर्स डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, ऑनर्स का बिल्कुल ये बात हरगिज़ नहीं है कि अगर डिस्टिंक्ट है तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट के हवाले से, यानी कारोबार को चलाने के जो डिसीजंस हैं, फिर वो डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो फिर आपके जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो ले रहा होता है। वो क्यों ले रहा होता है उसके बकायदा एक रीज़न है, वो भी जाके आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो लॉ है जो रेगुलेट करता है, ये जिस लॉ के तहत ये कंपनीज क्रिएट की जाती हैं उसको हम कंपनीज एक्ट 2017 कहते हैं। और एक इदारा जो कि इस कंपनीज एक्ट की इन्फोर्सेबिलिटी को इंश्योर करता है, दैट इज़ SECP, यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये इदारा तमाम कॉरपोरेशंस के मैटर्स को, यानी ना सिर्फ फॉर्मेशन बल्कि इनके ऑपरेशन से लेकर डिस्प्यूट से लेकर और जितने भी मैटर्स हैं या जो भी मैटर्स कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइंड है, उन तमाम मैटर्स को ये इदारा जो है वो इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंटेशन की एश्योरिटी देता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी कंपनी की। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ दैट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, और यहाँ पे हम ओनर्स को शेयर होल्डर कहते हैं। अभी आगे आगे जाके हम इसके ऊपर डिटेल थोड़ी सी बात भी करते हैं, शेयर होल्डर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और वर्ड है कि यहाँ पे कॉरपोरेशन जो है वो और कंपनी, ये इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं। जो कॉरपोरेशन है और जो कंपनी है, कॉरपोरेशन नॉर्मली यूएस कंपनीज या यूएसए के अंदर ये टर्म यूज की जाती है, बल्कि कंपनी जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर नॉर्मली ये वर्ड यूज़ होता है, यानी कॉरपोरेशन यानी। और फिर ये क्रूड डिस्टिंक्शन ना किया करें इसके अंदर, लेकिन बहरहाल जनरली ये होता है। लेकिन आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर भी अगर कॉरपोरेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका मतलब ही कंपनी ही होता है। अब हम इस स्लाइड के अंदर डिस्टिंक्शन देखते हैं बिटवीन यानी जो हमारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, इनके दरमियान जो डिस्टिंक्शन होती है वो क्या है। अच्छा, अब इस डिस्टिंक्शन को मैंने 3 हवालों से ज़रा डिस्कस किया है। नंबर 1 कि इसके ऑनर्स क्या कहलाते हैं, इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, और इसकी जो बैलेंस शीट है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये असल में इसके और बहुत सारे हवाले हैं इन तीनों को डिस्टिंक्शन करने के, लेकिन ये जो की 3 हवाले हैं ये आपको तकरीबन ओवरऑल जो डिस्टिंक्शन है वो बता देंगे। लेकिन बहरहाल इसके अलावा भी हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, जो कि आगे जाके हम जब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाके बहुत सारे डिस्टिंक्शन पॉइंट इन तीनों के अंदर आपको डिस्कस हो जाएंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो बिजनेस जहाँ पे मालिक को हम प्रोप्राइटर कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के मालिक को हम पार्टनर्स कहते हैं, जबकि कंपनी के मालकीन को हम शेयर होल्डर्स या मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। लॉ के अंदर इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया गया है। अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट हम करने जाते हैं किसी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में तो हम एंट्री पास करते हैं या बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, कैश या बैंक को डेबिट करते हैं और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और यही कैपिटल अकाउंट जो होता है वो फिर हम इस्तेमाल करते हैं फर्दर, ठीक है, चेंजेस के लिए भी रिकॉर्ड करते हैं। यानी इसके अंदर प्रॉफिट को भी हम रिपोर्ट कर देते हैं, जो प्रॉफिट या लॉस पूरे साल में बिजनेस अर्न करता है उस या प्रॉफिट या लॉस को भी हम इसी में रिकॉर्ड कर देते हैं। और एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट होती है, यानी इसके अंदर 2 चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी रिकॉर्ड होती है इसके अंदर, और इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर रिकॉर्ड होती हैं। यानी जब साल के आखिर में प्रॉफिट या लॉस आएगा तो भी हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ही, आपको पता है क्लोजिंग एंट्रीज जब हम करते हैं तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अगर किसी प्रोप्राइटर ने फर्दर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस के अंदर तो भी हम इसी कैपिटल अकाउंट के अंदर ही उसका इफेक्ट दिखाते हैं। इस तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर भी क्या होता है कि जब इन्वेस्टमेंट हम रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं, और वहाँ पे भी हम यही दोनों जो आइटम्स हैं इसका इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल में भी दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टनर्स के कैपिटल हो गए या जो प्रोप्राइटर्स के कैपिटल हो गए, इन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हम उसके अंदर ही रिपोर्ट करते रहते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, कंपनी अकाउंटिंग के अंदर, ये कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कंपनी शेयर इशू करती है, यानी क्या करती है, कंपनी शेयर इशू करती है, ये शेयर इशुएंस। ठीक है, शेयर इशुएंस से मुराद ये है कि कंपनी अपने कैपिटल को पूल करती है, अपने कैपिटल को जमा करती है, यानी ऑनर्स को इनवाइट करती है कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करें, और उसके लिए कंपनी शेयर इशू करती है। अब जिस शख्स ने जितने शेयर्स परचेज किए वो उतने हिस्से का कंपनी का मालिक बन जाता है। ठीक है, तो कैश को हम डेबिट कर देते हैं और कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, और यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है वो शेयर कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि दिस अकाउंट, ये जो कैपिटल अकाउंट है, दिस अकाउंट इज
ओनली, या दिस अकाउंट कंटेन्स इन्वेस्टमेंट ओनली, यानी इस अकाउंट के अंदर सिर्फ शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। जो इनकम और लॉस यानी प्रॉफिट और लॉस की चेंजेस हैं वो हम शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करते, या उसको अभी हमने चेंजेस नहीं दिखानी होती। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कॉरपोरेशन की जो इनकम है या लॉस है उसको फिर हम किस अकाउंट में क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे नोट करें बेटा, यहाँ पे एक अकाउंट हम क्रिएट करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स अकाउंट इज क्रिएटेड, लिखें जरा पॉइंट, अर्निंग अकाउंट इज क्रिएटेड टू रिकॉर्ड इनकम या प्रॉफिट या लॉस एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स। डिस्ट्रीब्यूशन शेयर होल्डर, इसको हम डिविडेंड भी कहते हैं, इज ऑल्सो मेड फ्रॉम दिस अकाउंट। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात बेटा देखें ये है कि ये जो कैपिटल अकाउंट होता है या ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट भी होती है, प्रॉफिट लॉस भी होता है, और अगर ड्राइंग्स ये दोनों पार्टनर्स यानी या ये कैपिटल अकाउंट में से करते हैं तो एक कैपिटल अकाउंट में से ही ड्राइंग्स को किया जाता है। जबकि कॉरपोरेशंस के अंदर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कैपिटल अकाउंट में रखी जाती है, इसके अलावा इसको हम तब्दील नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ये लीगली रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जब आपने किसी इन्वेस्टमेंट से शेयर होल्डर के अकाउंट को यानी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो अब ये अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया, अब इसके अंदर से आप इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप फर्दर इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट या लॉस या डिस्ट्रीब्यूशन से ये अकाउंट चेंज नहीं हो सकता। उसके लिए हमें एक रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक डिस्कशन मैंने यहाँ पे करनी थी। अच्छा, अब बैलेंस शीट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कंपनी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है या तीनों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं उनके एसेट्स का स्ट्रक्चर और उनकी लायबिलिटीज का स्ट्रक्चर मोर और लेस एक जैसा ही होता है। ये देखें, मैं इन तीनों में एक जैसा ही है, लेकिन जो फर्क आता है वो कैपिटल यानी ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। इसीलिए जो तीन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है ये ओनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कहलाती हैं। ठीक है, ओनरशिप यानी यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ओनर है, यहाँ मल्टीपल ओनर्स हैं और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ओनर्स हैं। अब जो कॉरपोरेशंस के कैपिटल अकाउंट को हम शेयर होल्डर इक्विटी कहते हैं। शेयर होल्डर इक्विटी क्या है? इज द सम ऑफ शेयर कैपिटल, जो कि बेटा हमने ऊपर बात की थी, ये देखें, ये वाली ये कैपिटल अकाउंट, और जो रिटेन्ड अर्निंग है वो भी हमने यहाँ बात की है। यानी दोनों को सम करेंगे तो टोटल कैपिटल आपका कंप्यूट होगा कॉरपोरेशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। और एक बात याद रखिएगा कि शेयर होल्डर इक्विटी को कंपनी अकाउंट्स के अंदर नेट एसेट्स भी कहते हैं। नेट एसेट्स, ये अल्टरनेट टर्म्स आप याद रखिएगा। नेट एसेट्स, वैसे देखें ना, आप टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो आपके पास शेयर होल्डर इक्विटी ही बचेगा ना पीछे, इसीलिए इसको नेट एसेट भी कहते हैं। तो ये है जी थोड़ी सी डिस्टिंक्शन बिटवीन दी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा, ये जो डिस्कशन है इस डिस्कशन का मेनली ताल्लुक तो लॉ से है, लेकिन एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जब एक कंपनी फॉर्म की जाती है और ऐसी कंपनी जो जनरली मार्केट में जाके अपने शेयर इशू करती है, इसको पब्लिक कंपनी कहते हैं या लिस्टेड कंपनी कहते हैं, ऐसी कंपनी के लिए जब फॉर्मेशन होती है तो उसको 2 डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट।
एक को हम कहते हैं जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नंबर वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक को कहते हैं हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, ये इसके ऊपर तो बहुत डिटेल आपको लॉ की बुक्स के अंदर मिल जाएगी, या अगर आप गूगल करें तो आपको बेतहाशा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन इस स्लाइड के अंदर मैंने की पॉइंट्स बताने हैं आप लोगों को, जो कि कंपनी को भी डिफाइन करेंगे, कंपनी का आपको फीचर भी डिफाइन कर देंगे, और ओवरऑल जो कंपनी के अंदर मैटर्स पूरे वर्किंग हो रही होती है उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो चले जी, मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन जो होती है वो बेसिकली आउटसाइड द कंपनी, जो कंपनी के मैटर्स हैं उनको रेगुलेट करती है, यानी कंपनी का बाहर वाली दुनिया से लेन देन कैसा होगा, या कंपनी बाहर वाली दुनिया के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेगी, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिफाइन होगा। और इसके अलावा जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, जिसको हम चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं, चार्टर ऑफ द कंपनी, ये इनसाइड द कंपनी जो कारोबारी मामलात हैं उनको किस तरीके से चलाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए, यानी मेमोरेंडम बाहर वाली दुनिया के लिए डीलिंग्स, ठीक है, वो कैसे अब देखेंगे, हम डिस्कस करते हैं, और आर्टिकल्स इंटरनल बिजनेस मैटर्स किस तरीके चलाने हैं उसकी डीलिंग होगी। तो चलिए बेटा, पहले हम बाहर वाली दुनिया की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले नेम। अच्छा, ये क्लॉज, ये बेटे की क्लॉजेज हैं सारे, ये जितने भी हैं ना ये क्लॉजेज हैं। क्लॉजेज मीन्स कि ये शिकें होती हैं, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है, तो पहले हम नेम क्लॉज। नेम क्लॉज, इस कंपनी का नाम क्या होगा, ठीक है, वो आप रखते हैं लेट्स से एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, या एबीसी लिमिटेड, ये भी लिमिटेड का वर्ड में एक्सप्लेन बेटा करता हूँ। ये एक कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। सिचुएशन या लोकेशन क्लॉज क्या होती है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, वेयर इज द रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, ताकि एक्सटर्नल लोग इससे कम्युनिकेशन किस पते पे करें। ऑब्जेक्ट क्लॉज कहा जाता है कि कारोबार का मकसद क्या है, कारोबार का ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है। जब से आपने सुना होगा ना मिशन क्या है, विजन और मिशन क्या है, किस मकसद के लिए कारोबार बनाया गया है। कारोबार, ये जो कारोबार आप, ये जो कंपनी है, ये कौन कौन से बिजनेस के अंदर इंगेज हो सकती है। ये सेल परचेज कर रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ये ट्रेडिंग कर रही है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, क्या कर रही है, किस चीज़ के बारे में डील कर रही है, ये तमाम ऑब्जेक्ट क्लॉज में डिफाइन होता है। लायबिलिटी क्लॉज, ये देखिए ना मैंने यहाँ पे वर्ड लिमिटेड लिखा था। लायबिलिटी क्लॉज का मतलब ये होता है, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है लेकिन बड़ा सिंपल है, कि लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट। जितनी उन्होंने कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर दी है, बस उनकी लायबिलिटी उतनी ही है, यानी इससे ज़्यादा अगर कारोबार को नुकसान होता है तो शेयर होल्डर अपने पैसे को, वो पैसा नहीं देंगे कारोबार, क्योंकि कारोबार एक सेपरेट एंटिटी हो गया है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए आपको एग्जांपल दूं, कि आपने कंपनी का एक शेयर परचेज किया 100 रुपए का, अब ये 100 रुपए का आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया है शेयर का। अब मैक्सिमम ये नुकसान आपको 100 रुपए का ही हो सकता है, 100 से ज़्यादा रुपए का नुकसान आपको नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की है। ऐसा नहीं हो सकता कि कारोबार को नुकसान हो और कारोबार के जो चलाने वाले लोग हैं, जिनको डायरेक्टर्स भी हम कहते हैं, अभी आगे आगे भी इसी में वर्ड में बात आ रही है, डायरेक्टर्स भी कहते हैं, वो आपसे मजीद पैसे का तकाजा करें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज जो होती है, नेक्स्ट क्लॉज वो ये होती है कि आपके बिजनेस का मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा जो कंपनी कलेक्ट करेगी। इसको लिखिए जरा, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना होगा, और ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल that can be collected
बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स को इशू करके आप कलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। और ये कैपिटल क्लॉज जब कंपनी फॉर्म होती है तो इतना कैपिटल कंपनी को पहले रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, इससे ज़्यादा कैपिटल कंपनी पूल नहीं कर सकती शेयर इशू करके। अगर कंपनी को इससे ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होगा तो फिर कंपनी एससीसीपी के पास जाएगी, ठीक है, एससीसीपी के पास जाके वो अपने इस क्लॉज को अमेंड करवाएगी। और एक बात याद रखें कि कंपनी के अंदर एक डेडिकेटेड पर्सन होता है जिसको सेक्रेटरी कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। वो पर्सन क्या होता है, वो पर्सन कंपनी के मामला जितने भी एससीसीपी से रिलेटेड है उनको हैंडल करता है, उनका एक नुमाइंदा होता है, ठीक है। ये बात जिम्मन मेरे ज़हन में, मैंने बता दिया आपको। और लास्ट जो क्लॉज होती है वो है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। वो ये होती है कि कंपनी किस तरीके से अपने शेयर इशू करेगी, प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। और इसके अलावा जब ये शेयर इशू हो जाएंगे तो उनको अलॉट कैसे किए जाएंगे, उनको सर्टिफिकेट वगैरह कैसे दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि जो शेयर होता है ये आम सर्टिफिकेट की तरह होता है, ठीक है। ये लेट सपोज ये शेयर सर्टिफिकेट है तो इसके ऊपर एक वैल्यू प्रिंट होती है शेयर की, जिसको हम कहते हैं पार वैल्यू। लेट सपोज ये 10 रुपये का शेयर है तो उस पर ₹10, इसको पार वैल्यू भी कहते हैं, ये इस पर प्रिंट होगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर कंपनी का लोगो होता है, यहाँ पे कंपनी का लोगो होगा इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे कंपनी के स्टैंप लगी होगी इस जगह पे, और ये डिटेल होगी कि कंपनी वगैरह वगैरह उसकी डिटेल होगी। तो ये एक शेयर सर्टिफिकेट भी शेयर होल्डर को दिया जाता है जब वो कंपनी से शेयर इशू करता है। ये तो था जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब है जी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स में जैसे मैंने कहा कि जो इंटरनल बिजनेस मैटर्स हैं वो किस तरीके से चलाए जाएंगे, उन सब को फिर हम डील करते हैं आर्टिकल्स के हवाले से। अच्छा, इसमें सबसे जो पहला क्लॉज है वो डायरेक्टर्स का है। अच्छा, डायरेक्टर्स क्या है? डायरेक्टर्स आर दी मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की मैनेजमेंट होती है, ये कंपनी को बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये और ये कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। शेयर होल्डर, या इसको ऐसे लिख लें, अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर, अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर इनको अपॉइंट करते हैं और फिर ये डे टू डे मैटर्स को चलाते हैं। उसके बाद शेयर्स की डीलिंग होगी कि किसी के शेयर्स जब आप इशू कर लेते हैं तो फिर उसकी डीलिंग क्या होगी। मीटिंग्स डे टू डे कैसी होती हैं, और यहाँ मीटिंग के हवाले से बहुत डिटेल लॉ में चैप्टर्स भी हैं कि हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है। एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसको AGM भी कहा जाता है। ये वर्ड आप याद रखिएगा, AGM। ये हर साल होती है जिसके अंदर शेयर होल्डर डायरेक्टर्स आपस में मिलके डिस्कशंस करते हैं पूरे साल की परफॉर्मेंस के बारे में। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के ऑडिटर्स कौन होंगे। ऑडिटर्स कौन होते हैं जी? ऑडिटर्स वो पर्सन है, द इंडिपेंडेंट पर्सन, लेकिन नोट करें बेटा, द इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स to verify या audit the financial statements। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर हो, ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रिपेयर करते हैं, डायरेक्टर्स प्रिपेयर करते हैं, इनकी ऑथेंटिसिटी, इनकी जो एक्यूरेसी है, इसकी रिलायबिलिटी है, वो इंश्योर करते हैं ऑडिटर्स, ठीक है। इसके क्या मैटर्स हैं, ये सारे आर्टिकल्स में लिखे होते हैं कि ऑडिटर कब अपॉइंट होगा, ऑडिटर कितने अर्से तक काम करता रहेगा, वगैरह वगैरह। वाइंडिंग अप के प्रोसीजर्स, की कंपनी को ख़त्म होना है तो कैसे करेंगे, वो पूरा एक डिटेल प्रोसीजर है, वो सारा होता है। इसके अलावा वोटिंग के क्या मैटर्स हैं। वोटिंग क्या होती है जी? शेयर होल्डर्स आपको पता है मालिक होते हैं कंपनी के, इन्होंने कोई भी डिसीजन
जब बड़ा डिसीजन होता है तो उसका फैसला शेयर होल्डर करते हैं और वो वोटिंग के थ्रू होता है। और वोटिंग के थ्रू भी अगर आप याद रखेंगे, वोटिंग के थ्रू भी दो तरह की वोटिंग होती है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, यानी सिंपल मेजॉरिटी यानी 50%, मोर देन 50% मेजॉरिटी अगर किसी चीज़ को अप्रूव कर दे तो वो काम हो जाएगा। इसको सिंपल मेजॉरिटी डिसीजंस कहते हैं। इसकी डिटेल डिसीजंस की आप लॉ में इंशाल्लाह देख लेंगे। और एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी जिसको 2/3 मेजॉरिटी भी कहते हैं, 2/3 मेजॉरिटी। यानी कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिनको 2/3 शेयर होल्डर्स का अप्रूव करना ज़रूरी है। अब ये जो मेजॉरिटी लोग जाहिर करते हैं ये मीटिंग्स के अंदर वोटिंग के थ्रू होते हैं। अब वोटिंग का तरीकाकार कंपनी में क्या होता है, वो सारा का सारा आर्टिकल्स के अंदर लिखा होता है। अब देखें ये बहुत सारे मैटर्स, तकरीबन तमाम किस्म के मैटर्स जो हैं ये इसके अंदर डिस्कस हो गए हैं ब्रॉडली। डिटेल तो इसकी तो आप जितनी मर्जी पढ़ लें, वो तो स्काई इज़ द लिमिट। तो मेमोरेंडम इज़ द आउटसाइड, आर्टिकल्स इज़ द इनसाइड। ले जी, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने लगी है कि कंपनी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अच्छा, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है डिसएडवांटेज का कि हम कंपनी को फॉर्म ही ना करें। डिसएडवांटेजेस का मतलब ये होता है कि कंपनी या इसको कंपनी को लिमिटेशंस कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिसएडवांटेज का वर्ड अगर मैं यहाँ पे हज़फ करूँ तो हम कहते हैं ये लिमिटेशंस हैं या ये समझने की थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हैं कंपनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। लेकिन बहरहाल इसके ब्रॉडर जो इसके एडवांटेजेस या इसके जो पॉजिटिव साइड्स हैं वो ज़्यादा है। इसीलिए अब देखें कि अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड को देखें तो 90% से ज़्यादा जो बिजनेसेस की वॉल्यूम है वो कॉरपोरेशंस के अंदर इन्वेस्टेड है। यानी अगर कंपनी पूरी वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें, अगर टोटल 100 इन्वेस्टमेंट हुई हुई है तो मोर देन 90% इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशंस के अंदर हुई हुई है। बाकी जो छोटे कारोबार हैं, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, वो मिकदार में तो ज़्यादा हैं लेकिन कलेक्टिवली उनकी जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो बहुत थोड़ा है एज़ कम्पेयर टू दी कॉरपोरेशंस। ये इसका रीज़न भी यही है ना कि कॉरपोरेशंस के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके क्या है पहले वो देखते हैं। पहला पॉइंट, शेयर होल्डर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द कॉरपोरेशन। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी एंड ऑफन इज साइटेड एज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द कॉरपोरेशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि एक शेयर होल्डर की पर्सनल लाइबिलिटी लिमिटेड है, यानी उसने अपने पर्सनल एसेट्स को कंट्रीब्यूट नहीं करना, जो उसने शेयर परचेज कर लिया वो ही अब बस उसका मैक्सिमम लॉस है। और इसी वजह से हम कॉरपोरेशंस के साथ लिमिटेड का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जो वर्ड लिमिटेड है ये इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करता है कि कंपनीज की शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नंबर 2, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप ऑफ ए कॉर्पोरेशन इज एविडेंस्ड बाय ए ट्रांसफरेबल शेयर्स ऑफ स्टॉक। ठीक है, शेयर्स ऑफ स्टॉक्स, जैसे मैंने पीछे बात की कि शेयर सर्टिफिकेट मिलता है तो शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफरेबल होता है। यानी आप स्टॉक एक्सचेंज में जाएं, अगर आपको कंपनी के शेयर्स को फ़रोग करना है, अपना हिस्सा फ़रोग करना है, आप कंपनीज के शेयर्स को इजीली फ़रोग कर सकते हैं। और जो शेयर्स ऑफ द कॉरपोरेशंस हैं ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ये फाइनेंस के अंदर इसको हम शेयर्स को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम से डिनोट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और को सेल करें तो आप किसी और को सेल कर सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मैंने बात की कि जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो प्रोफेशनल होती है। मींस जब डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है तो द स्टॉक होल्डर्स ओन ए कॉर्पोरेशन बट दे डू नॉट मैनेज इट ऑन डेली बेसिस। देखिए, मैंने ये पहली बात की थी, आज जो पहला मेरा लेक्चर ये स्टार्ट हुआ था तो मैंने पहली बात यही की थी कि जो बिजनेस के मैनेजमेंट है वो बिजनेस की ओनरशिप से सेपरेट है। To administer the affair of the corporation, the stockholder elect board of directors. The directors in turn hire professional management to run the business. देखिए डायरेक्टर्स क्या करते हैं, डायरेक्टर्स ने आगे प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हायर करना है। आप CFO को हायर कर रहे हैं, CEO को हायर कर रहे हैं,
आप डायरेक्टर सेल्स है, डायरेक्टर मार्केटिंग है, डायरेक्टर एचआर है, डायरेक्टर आईटी है, डायरेक्टर एडमिन है, ये तमाम फिर आप मैनेजमेंट को, और हर बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, देखिए हम एक कॉन्सेप्ट कहते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न की बात हम ऑलरेडी अपनी अर्लियर स्टडीज़ में जानते हैं कि गोइंग कंसर्न मीन्स के बिजनेस विल कंटिन्यू, ठीक है, बिजनेस विल कंटिन्यू, और कंपनी का कोई इरादा नहीं इसको ख़त्म करने, क्योंकि कंपनी की जो कंटिन्यूटी है वो बड़ी स्पेशल किस्म की है। ऐसा नहीं हो सकता कि शेयर होल्डर अगर अपने शेयर को बेच दे तो कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर अलग है, बिजनेस अलग है, ठीक है, और बिजनेस की कंटिन्यूटी का ताल्लुक शेयर होल्डर के साथ नहीं है, ठीक है, बिजनेस की कंटिन्यूटी का ताल्लुक बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ है, ठीक है। तो चेंजेस इन द नेम्स एंड आइडेंटिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द कॉर्पोरेशन, देयरफॉर द कॉर्पोरेशन मे कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन, देयरफॉर the corporation may continue its operation without disruption despite the retirement or death of individual stockholders। देखिए होता ये है कि अगर जैसे हम पार्टनरशिप की बात करें या हम सोल पार्टनरशिप की बात करें, तो अगर एक पार्टनर या एक प्रोप्राइटर की डेथ होती है या वो अपना हिस्सा फरोख्त करता है तो कारोबार भी तब्दील हो जाता है, कारोबार पे इफेक्ट आता है। लेकिन अगर शेयर होल्डर अपना शेयर जाके मार्केट में फरोख्त कर दे, मार्केट में सेल आउट कर दे, तो वो उससे बिजनेस की कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो थी कुछ एडवांटेजेस, के अलावा और भी बड़े एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये की एडवांटेजेस है। हैवी टैक्सेशन एक हमारा ड्रॉबैक है। देखिए हैवी टैक्सेशन का एक कॉन्सेप्ट है डबल टैक्सेशन। अच्छा, फर्स्ट द कॉर्पोरेशन मस्ट पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ऑन इट्स अर्निंग। अगर आप कॉर्पोरेट की इनकम जो स्टेटमेंट को देखें तो उसके अंदर कंपनी अपनी अर्निंग पे टैक्स पे कर रही है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, तो कंपनी अपनी कमाई पे पहले टैक्स पे कर रही है। उसके अलावा जब कंपनी इस कमाई को शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी एज डिविडेंड, तो शेयर होल्डर को उस डिविडेंड पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, दिस इज वाई जो अर्निंग ऑफ द कॉर्पोरेशन है वो डबल टैक्स होती है, एक कंपनी के एंड पे और दूसरा जब वो शेयर होल्डर को मिल जाती है डिविडेंड की फॉर्म में, तब उस पर भी टैक्स लगता है। और बल्कि डिविडेंड पे तो विद होल्डिंग टैक्स पहले ही टैक्स काट लिया जाता है, जैसे तनख्वाहों से पहले से टैक्स कट जाता है, इस तरह डिविडेंड्स पे पहले से ही टैक्स काट लिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को रेफर कर सकते हैं। ग्रेटर रेगुलेशन, ठीक है, यानी कंपनी, जैसे हमने बात की पिछले के कंपनीज एक्ट 2017, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस हैं, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर अलग हैं, कंपनी के चलाने वाले अलग हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा, मैंने एक कंपनी सेक्रेटरी की बात भी की है जो इन तमाम मैटर को देखता है। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा होती है जी इनकी, क्योंकि कंपनी, मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स की बात की, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत कॉस्टली और बहुत इनको कम्बरसम होता है बनाना, लेकिन एक दफ़ा बन जाते हैं तो फिर बिजनेस कंटिन्यू रहता है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके लिए बाकायदा कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। अब कुछ नए एक्ट के अंदर तो इस कंपनी फॉर्मेशन के अंदर आसानी पैदा की गई है, लेकिन बहरहाल फिर भी ये एक टेक्निकल मैटर तो है और उसके लिए आपको किसी लॉयर की और किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत तो पेश आती ही आती है। और सेपरेट ऑफ ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट, ये एक तरह से यहाँ पे ड्रॉबैक में लिखा हुआ है, लेकिन ये बाज़ औक़ात इसको हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट के तहत एडवांटेजेस में भी देखते थे। लेकिन देखें बेसिकली जब आपके पास चलाने वाला कोई और है और कारोबार का मालिक कोई और है, तो देयर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। शेयर होल्डर अपने, उनका अपना बेनिफिट है, ठीक है, और डायरेक्टर्स का अपना बेनिफिट है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है कि कुछ इश्यूज कंपनीज में क्रिएट होते हैं, जिसको डिटेल से अगर आपने पढ़ना है तो आप एजेंसी थ्योरी को पढ़ सकते हैं। एजेंसी थ्योरी आप गूगल करें और आप एजेंसी थ्योरी को कॉन्सेप्ट पढ़ें। एजेंसी थ्योरी क्या है कि ये जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं और जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर्स हैं, इनके दरमियान एक एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है। और इस थ्योरी के तहत जो कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये जो शेयर होल्डर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने शेयर होल्डर के मफाद में
बेहतर डिसीजन लेने होते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे जब आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ कॉस्ट बेयर करने पड़ती है, जैसे ऑडिटर की कॉस्ट है, जैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा कंपनसेशन बेनिफिट्स डायरेक्टर्स को देने पड़ेंगे, कुछ उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो सके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के दरमियान, तो इसके लिए आपको कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। ले जी, ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर, ये मैं आपको एक किसी ये कोई लॉ नहीं है कि आपने कंपनी में इस तरीके से ही स्ट्रक्चर को बनाना है। लेकिन देखें जो ये वाला पोर्शन है, स्टॉक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स, ये ऊपर शेयर होल्डर भी आप लिख सकते हैं, शेयर होल्डर्स। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि जो शेयर है, शेयर और स्टॉक, ये भी अल्टरनेटिवली इस्तेमाल होता है। और वही बात कि जो स्टॉक है वो यूएस कंपनीज नॉर्मली यूज़ करती हैं, और जो शेयर की जो टर्म है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये टर्म यूज़ होती है, रेस्ट ऑफ दी। लेकिन ये इंटरचेंजेबली स्टॉक, अब देखें, अगर आप शेयर होल्डर कहें तब भी वो मालिक है, स्टॉक होल्डर कहें तब भी मालिक है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ऑनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये ऑनर्स होती हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट होती है ऑफ द कंपनी। ये करते क्या है, ये अपॉइंट करते हैं एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के साथ साथ ये लोग करते क्या हैं, जैसे ये मैं आपके सामने ये एक डायरेक्टर्स का बोर्ड बना रहा हूँ ताकि आपको ये ज़रा एक विजिबली चीज़ समझ आ जाए। लेट सपोज ये एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये एक में ये डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं और इसका एक हेड होता है, ठीक है। इसको चेयरमैन कहते हैं जी, दिस हेड इज कॉल्ड चेयरमैन, ठीक है। ये चेयरमैन क्या होता है, ये बोर्ड डायरेक्टर का हेड होता है, ठीक है। तो एक बोर्ड का जो हेड होता है दैट इज कॉल्ड चेयरमैन, ठीक है। ये चेयरमैन क्या करता है, ये फिर फर्दर आगे मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये फिर नीचे एक मैनेजमेंट को या सीईओ को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सीईओ कहें या प्रेसिडेंट कहें एक ही बात है, चीफ एग्जीक्यूटिव कहें या प्रेसिडेंट कहें एक ही बात है, ये इसको अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। और उसके बाद देखें डिफरेंट प्रेसिडेंट मार्केटिंग, सीएफओ, ऑपरेशंस, एचआर वगैरह वगैरह, ये सारे अपॉइंट किया। तो अभी देखें ना, ये आपकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है जो कि अपॉइंट होती है इस जगह पे। ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात हो रही होती है, दिस इज कॉल्ड दी प्रोफेशनल मैनेजमेंट, और जिसकी हम पीछे बात कर रहे थे। ये सारे लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। इन शॉर्ट, ऑनर्स ने अपॉइंट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट फिर अपना बिजनेस चलाती है, बिजनेस चला के अपने मामलात रिटर्न करती है चेयरमैन को, और चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर मामला शेयर करता है शेयर होल्डर से। ये सारे कारोबार के मैटर इस तरीके से डील हो रहे होते हैं। ले जी, लास्ट स्लाइड जो मेरी आज के इस छोटे से ब्रीफ सेशन में है वो है शेयर होल्डर के राइट्स। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट होती रहती है, लेकिन बहरहाल जो मेन की पॉइंट्स हैं 4 वो हम डिस्कस करते हैं। पहला जो राइट है शेयर होल्डर का या वो है वोटिंग राइट, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करता है उस, ये शो ऑफ हैंड्स देखें ना, ये वोट दे रहे हैं सारे डायरेक्टर्स, सॉरी शेयर होल्डर्स। ये और कुछ एक्शंस जो होते हैं जिनके लिए शेयर होल्डर अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है उसके लिए भी वोटिंग देते हैं। यानी वोटिंग एक तो अपॉइंटमेंट के लिए कि किनको अपॉइंट करना है, इसके अलावा ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए वोटिंग होगी, और कोई मैटर है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए वोटिंग होगी। यानी जो लॉ ने डिफाइन कर दिया कि इन मैटर्स के लिए शेयर होल्डर्स की वोटिंग दरकार होगी, वहाँ फिर शेयर होल्डर उस मीटिंग में आते हैं और अपनी वोटिंग के ज़रिए उस डिसीजन को अप्रूव करते हैं। उसके बाद शेयर होल्डर का एक राइट है
कि वो डिविडेंड रिसीव करे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रख लें, ये यहाँ पे नोट बड़ा सा रेड कलर का लिख लें आप, वो लिखें पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट ऑब्लिगेशन टू डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। डायरेक्टर्स, इट इज टोटली डिस्क्रिशन ऑफ डायरेक्टर, डिस्क्रिशन ऑफ डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स की डिस्क्रिशन होती है, यानी ये डायरेक्टर की मर्जी है कि डिविडेंड दे, लेकिन जब डायरेक्टर्स ने अपनी मर्जी वो डिस्क्रिशन शो कर दी तो फिर वो शेयर होल्डर्स का राइट है कि वो डिविडेंड उसे मिले। लेकिन ये बात याद रखनी है, इसके ऊपर ये क्यों है, इसके ऊपर आप थोड़ी सी वर्किंग करें और देखेंगे ये क्यों, बल्कि बड़ा ऑब्वियस सा इसका आंसर है कि ये कंपनी पे जिम्मेदारी नहीं है देना। हालांकि आपके सवाल कर सकते हैं कि सर शेयर होल्डर के पैसे हैं, उसकी उस पैसे पे मुनाफे पे उसका हक ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से मुनाफा भी ले नहीं सकता। ये कैसी बात है। लेकिन ये बड़ी लॉजिकल सी बात है कि इसके ऊपर शेयर होल्डर को उस वक्त डिविडेंड मिलेगा जब डायरेक्टर्स चाहेंगे। उसके बाद एक राइट है प्री एम्प्टिव राइट। प्री एम्प्टिव राइट ये होता है कि जब कंपनी, सुनिएगा ये वर्डिंग छोड़ दें आप, जब कंपनी नए शेयर्स इशू करने के लिए जाएगी, देखिए एक शेयर तो कंपनी ने इशू किया जब कंपनी फॉर्म हुई थी, शेयर होल्डर बन गए, मार्केट में शेयर होल्डर बैठा हुआ है। अब कंपनी को नए शेयर्स इशू करने हैं, न्यू शेयर्स आर टू बी इशूड। तो सबसे पहले कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाएगी और उनसे कहेगी कि भाई देखो हम अपने शेयर्स इशू करने के लिए जा रहे हैं नए, तो क्या तुम्हें चाहिए शेयर्स। अगर शेयर होल्डर मना करेगा फिर जनरल पब्लिक की तरफ जाते हैं, वरना पहला राइट जो नए शेयर्स का होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होता है। और नॉर्मली कंपनी क्या करती है, उनको थोड़ा डिस्काउंट देती है ताकि वो उसको परचेज कर सके। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि जो कंपनी, जो शेयर होल्डर की जो होल्डिंग परसेंटेज है वो फिर सेम रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी 10% होल्डिंग है कंपनी के अंदर और कंपनी नए शेयर्स इशू करने जाती है और कंपनी अगर मुझे वो शेयर्स इशू नहीं करती तो किसी और को शेयर इशू करती है तो मेरी शेयर होल्डिंग परसेंटेज डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है जब आपकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज ज़्यादा होती है। और ये जब आप थोड़ा सा एडवांस स्टडीज़ में जाएंगे तो वहाँ आपको इस कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये क्यों ज़रूरी था कि परसेंटेज को होल्ड रखना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी बिजनेस को वाइंड अप यानी लिक्विडेट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तो उस कंपनी के जो एसेट्स हैं, तमाम लायबिलिटीज़ पे करने के बाद जो एसेट बच जाते हैं उस एसेट पे हक भी शेयर होल्डर का होता है। लेकिन किसका हक, कैसा हक है, रेसिडुअल क्लेम है, बच जाने वाला हक। यानी मीन्स कि सबसे पहले हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे, देखिए लिखा भी हुआ है, कंपनी बिजनेस बंद हो गया, सबसे पहले लेंडर्स को पे होगा, जो बच जाएगा वो शेयर होल्डर्स को पे होगा। तो आज के इस बीच सेशन में मैंने आपसे डिस्कशन की है कंपनी के बारे में और कुछ उसके स्पेशल फीचर्स के बारे में। इंशाल्लाह फिर कभी लेक्चर में इसकी फर्दर कंटिन्यूटी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।